सबसे पहले जनरल दयाल आपसे शुरुआत करते हुए, जो हालात बने हुए हैं, कोशिशें यही है, 4 विशेष विमान भेजने की तैयारी है, जल्द से जल्द इन छात्रों को लाने की तैयारी है। लेकिन सवाल तो ये कि ये सीमावर्ती वाले जो इलाके, यहां से तो फिर भी छात्र बाहर निकल जाएंगे, लेकिन मेन शहर में जो दूर है बॉर्डर से 3 घंटे 4 घंटे, और वहां कन्वेंस भी नहीं है, नेट भी नहीं चल रहा, संपर्क भी नहीं कर सकते, वहां तक पहुंचकर उन लोगों को वापस भारत लाना किस तरीके से मुमकिन है? देखिए, इसके 2 भाग हैं। जो नाइपर रिवर है, मतलब चर्नोबल की, और अगर साउथ में आप आ जाएं, बिल्कुल साउथ को अगर आप टच करें, उड़ीसा, इसके जो ईस्ट में है, ईस्ट में पूर्व रशिया की तरफ जो है, जैसे खार्किव में, जैसे मरियापोल में, जैसे पोल्टोवा में, यहाँ जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, इन स्टूडेंट्स को ले जाना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि ये वॉर जोन है। यहाँ एयर स्ट्राइक्स हैं, यहाँ मिसाइल स्ट्राइक्स हैं, यहाँ मैकेनाइज्ड फोर्सेस घूम रही हैं। ये आइसोलेटेड एरिया है। यहाँ से स्टूडेंट्स को बॉर्डर पर ले जाना, वेस्टर्न बॉर्डर पर ले जाना, या हंगरी की तरफ सदर्न वेस्टर्न बॉर्डर पर ले जाना बहुत चैलेंजिंग, बहुत डिफिकल्ट टास्क है। लेकिन जो इसके वेस्ट में है, लवीव, लुटेस, जो इस एरिया में है, जो वेस्ट में है, उनके लिए मैं समझता हूं इतना डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि अभी वो वॉर जोन नहीं है। वहां सिर्फ मिसाइल स्ट्राइक्स हैं और वहां पे कुछ एयर स्ट्राइक्स हैं, और वहां पे अभी भी यातायात है, साधन है। अगर जैसे आप देखें, यूक्रेनियंस भी उसी के थ्रू एक्सोडस जा रहा है, तो भीड़ है उस इलाके में। लेकिन बहुत चैलेंजिंग टास्क है कीव से ईस्ट की तरफ से किसी भी स्टूडेंट को इवैक्यूएट करना। और मैं समझता हूं वहां पे अभी, जैसे एम्बेसी ने भी एडवाइजरी दी है कि आप वहां जो प्री खोदाज है, मतलब जो ग्राउंड के नीचे जो बेसमेंट, बंकर जो है, आप बंकर में छुपे रहिए और तो सख्त रहिए, मतलब सख्त हिदायत है कि अपने से बॉर्डर पर सर ना पहुंचे। जनरल बंसल, ये युद्ध की स्थिति इस वक्त सबसे जरूरी ये है कि ये समझा जाए कि युद्ध की स्थिति आगे कब तक खिंचेगी, कब इसकी समाप्ति आप देख रहे हैं, इसका अंत कब देख रहे हैं? क्योंकि एक तरफ तो रूस कह रहा है कि चलिए बातचीत करते हैं, यूक्रेन भी उसके लिए राजी दिखा रहा है, फिर दोनों ही दावे कर रहे हैं, हमने इनके इतने सैनिक ढेर कर दिए, हमने उनके इतने सैन्य ठिकाने ढेर कर दिए। आप ये भी कर रहे हैं और कह रहे हैं बातचीत भी कर लीजिए। समाधान कब दिख रहा है आपको? ये कहना बहुत मुश्किल है कि युद्ध कब समाप्त होगा, लेकिन युद्ध जितना जल्दी समाप्त हो जाए, उसमें सबसे ज़्यादा भलाई यूक्रेन की है और पूरी दुनिया की है और रशिया की भी है। उसके लिए जो एक अच्छी बात यह है, रशिया ने भी एक तैयार हुए हैं, उन्होंने अपना डेलीगेशन मिन्स्क में भेजने के लिए बताया है, और उधर से अगर यूक्रेन का भी डेलीगेशन जाता है और कहीं बातचीत टिक जाती है तो अच्छा है। और इसमें जो है, यूक्रेन को रशिया की बात को मानना पड़ेगा कि वो हथियार डाल दें, नहीं तो डैमेज इनका ही होता रहेगा। अगर ये युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ तो ये बहुत लंबा चलेगा। जिस तरह से कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट कह रहे हैं हम हथियार देंगे, गुरिल्ला वार करिए, तो एक सिविल वार स्टार्ट हो जाएगी। और अगर इसकी चिंगारी किसी और देश में चली जाती है, जैसे कि अभी स्वीडन ने कुछ आर्म्स भेजे हैं या कुछ मदद भेजी है उसके लिए यूक्रेन के, तो रशिया ने उनको भी धमकी दी है, स्वीडन या फिनलैंड को। और अगर उन देशों को भी इसमें लिया जाता है जो कि नाटो के पार्ट हैं, तो एक बहुत बड़ा युद्ध का खतरा बना है। तब इसका कहना बड़ा मुश्किल है, और एक ये विश्व युद्ध में भी परिवर्तित हो सकता है। और मैं जैसे पहले भी कह चुका हूं, जापान का जो एक वेसल्स है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। तो इस तरह से इस युद्ध का सारा जो सब चीजें ठीक है, उसमें रशिया का भी फायदा है। इस समय तो रशिया को कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि उसके ऊपर कोई सैंक्शन का फर्क नहीं पड़ रहा है। उनके पास में $300 बिलियन जो हैं वो फॉरेन रिजर्व है। चाइना ने उनको बता दिया है, ऑयल वो बेच रहे हैं जिसके दाम बढ़ गए हैं, उनसे ऐसे ही फायदा हो रहा है उनको। लेकिन रशिया को एक बात सोचनी चाहिए कि वो युद्ध के जरिए इनको वो अपना सोवियत का सपना पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि पहले एक बार जब विघटन हो गया, अब मिलना बड़ा मुश्किल है। ये बात बहुत ध्यान में रखने की बात है कि क्रीमिया के बाद में मैं बस एक बात कहना चाहूंगा कि जो यूक्रेन प्रो रशिया था, उनकी जनता अभी अगेंस्ट हो गई है रशिया के।